नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार हमारी वो सीरीज राजस्थान जीके वाली सीरीज तो जारी ही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो अभी आप जरूर जाके देखिएगा। लेकिन आज जो टॉप हम 50 क्वेश्चन लेके आए, आप देख रहे हैं पीछे थंबनेल देख रहे हैं जहां पर राजस्थान के टॉप 50 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको फायदा पहुंचाने वाला है। आगामी जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की, तो उसके अंदर यहां से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलने वाला है। देखिएगा, हम इसमें ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जहां तहां जरूरत होगी उसके हिसाब से हम साथ में व्याख्या भी देखते रहेंगे। लेकिन 50 क्वेश्चन हमें कम समय के अंदर कंप्लीट भी करने हैं, इसलिए आप ज्यादा टाइम को खराब न करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और इसी हिसाब से अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा, जिससे कि आपको एक दिन सफलता मिले जाए। और इसके अलावा आप जो भी आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर देने की आप भी कोशिश करें। जब तक आप साथ में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन वो लंबे टाइम तक याद नहीं होने वाला है। अगर एक बार भी अगर आपने कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर लिख के कर दिया तो फिर आप वो लंबे टाइम तक वो चलने वाला है। तो इसी को सबको ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए और आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जरूर से पूरा लेक्चर देखने के बाद में आप जरूर एक कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और इसमें से सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा लगा। तो देखिए 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन ही आपको पूरे देखने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन एक बार मैं और बता देता हूं, हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी सबको मिक्स में क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो आप जरूर इस क्लास को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 56 बेसिन जिस जिले में है वो जिला कौन सा है? क्या बांसवाड़ा है या फिर पाली है या फिर अलवर है या फिर टोंक है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप में से कौन बताएगा? तो देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो बांसवाड़ा होगा, एकदम सही है। 56 बेसिन जो कि आपको बता दें माही नदी पर 56 नदी नालों का समूह या फिर 56 गांवों का समूह, 56 या तो नदी नालों का समूह, नदी नालों का समूह या फिर इसको बोला जाता है 56 गांवों का समूह। इन दोनों अगर कोई भी आ जाए तो उनका मतलब, और तो माई नदी का 56 बेसिन किसे कहलाता है? 56 नदी नालों का समूह भी 56 बेसिन कहलाता है, 56 गांवों का समूह भी 56 बेसिन कहलाता है। ये कहां पर है? माही नदी पर स्थित है 56 बेसिन। ये ध्यान रखना, जिला बांसवाड़ा। माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा के खांडू जिले से प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के इस जो माही नदी है, माही नदी जो कि कहां से आती है? गुजरात से या फिर एमपी से? गुजरात से ना, महन झील से आती है एमपी से। भाई जो माही नदी है वो महन झील एमपी से आती है, राजस्थान के अंदर खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इसके ऊपर बांध बने हुए, जो सबसे बड़ा बांध गांधी सागर एक बांध बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर ही है, वो चंबल नदी पर बना हुआ है। जबकि एक बना हुआ है जो माही नदी पर है ना, माही नदी पर एक तो बना हुआ है आपके बोरखेड़ा गांव के अंदर माही बजाज सागर बांध, और एक बना हुआ है कडाना वाटर बैंक जो कि डूंगरपुर के अंदर, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? केंद्र नहीं था भाई, क्या वो जयपुर नहीं था, नीमच, आहुआ या फिर अजमेर? अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान से जो क्रांति है वो, राजस्थान से 1857 की जो क्रांति है वो शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद से। नसीराबाद से। अब ये नसीराबाद से कब स्टार्ट होती है? 27 मई 1857 को ये क्रांति स्टार्ट होती है। राजस्थान के अंदर टोटल छावनियां कितनी थी? 6 छावनियां थी। कौन कौन सी? एक तो नीमच थी, एक तो नीमच, ठीक है ना, एक नीमच थी, एक आहुआ थी, सॉरी, एक नीमच, एक अपने खेरवाड़ा, एक ब्यावर और एक ये कौन सी थी? देवली, और एक थी ये नीमच,
और एक नसीराबाद, दो दो चार दो छह ना, तो 6 छावनियां थी। लेकिन इसके अंदर जयपुर है वो क्रांति का केंद्र नहीं था, नीमच था, आउआ था, अजमेर का ब्यावर था, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक ध्यान रखना, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जो नसीराबाद से जो हिस्सा लिया था, जिस छावनी में जिस क्या बोलते हैं उसको, जिस अधिकारियों या फिर जिस सैनिकों ने भाग लिया, वो थे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव है ना, नेटिव इन्फेंट्री ने भाग लिया था। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, ध्यान रखना, बार बार प्रश्न आ रहा है। नसीराबाद से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, राजस्थान के 6, जबकि खेरवाड़ा और ब्यावर इसके अंदर भाग भी नहीं लिया था क्रांति के अंदर, यह भी ध्यान रखना। जयपुर इसका क्षेत्र नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 मई 1857 को यह क्रांति नसीराबाद से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। देखिए तीसरा प्रश्न, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है संकरिया या फिर घुड़ला या फिर पनियारी या फिर वालर। तो देखिए गरासिया जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। एक तो कूद भी किया जाता है, ठीक है, मांदल भी किया जाता है, और इस प्रश्न का आंसर सही वालर है, ध्यान रखना। कूद है, मांदल है, वालर है, ठीक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। यह भी किनके हैं, जावर है, जवारा नृत्य भी है, जवारा, ठीक है, यह भी किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, वालर नृत्य गरासिया जनजाति के है। गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर सिरोही में मिलती है, सिरोही के अंदर मिलती है। घुड़ला जो मारवाड़ का है भाई। संकरिया आपके है किसका, कालबेलिया का, ठीक है, संकरिया कालबेलिया का है। पनियारी भी कालबेलिया का है भाई, पनियारी भी कालबेलिया का है, कालबेलिया, ठीक है, ये दोनों कालबेलिया है। संकरिया पनियारी दोनों कालबेलिया, घुड़ला मारवाड़ का, और वालर नृत्य गरासिया का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ज्यादा प्रश्न है भाई, 50 प्रश्न है और कम समय के अंदर हमें ये पूरे करने हैं। तो आप ध्यान रखना, टाइम भी कम होना चाहिए और फर्स्ट रिवीजन भी होना चाहिए, ठीक है। कछवा राजवंश के संस्थापक थे, कौन थे? दूल्हे राय थे, भारमल थे, या फिर जयसिंह थे, या फिर कोकिल देव थे। तो बताइए कौन से थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया आपके दूल्हे राय। दूल्हे राय ही वो थे, कौन थे? कछवा राजवंश के राजवंश थे। इन्होंने ही सबसे पहले कहां पर, दौसा के बड़ गुजरों को हराया था भाई। दौसा को बड़ गुजरों को हराकर वहां पर अधिकार किया था, बड़ गुजरों को हराकर यहां पर अधिकार किया था। और फिर बाद में कोकिल देव 1207 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिर बाद में आगे आए थे, ये इनके बाद में ये कोकिल देव आते 1207 में, ठीक है ना। ये 1207 के थे बने, 1207। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूल्हे राय थे कछवा राजवंश के संस्थापक, दूल्हे राय थे। दौसा बड़ गुजरों को हराकर दौसा को इन्होंने राजधानी भी बनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 5वां प्रश्न, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही क्रम या फिर कालक्रम होगा। अब देखिए, एक आया बयाना का युद्ध, एक आया खातौली का युद्ध, और एक है गागरोन का युद्ध। अब देखिए इनमें से कौन सा होगा, क्या 1 2 3 सही है, या फिर 3 2 1 है, या फिर 2 3 1 है, या फिर 1 3 2 है। कौन सा होगा भाई, तो देख लीजिएगा कौन सा होगा। तो सबसे पहले खातौली का युद्ध लड़ा गया, ध्यान रखना। खातौली का युद्ध ये कब लड़ता था, ये 1918 में, और ये 1919 में, ठीक है ना। तो ये पता चल गया आपको। सबसे पहले खातौली का होगा 1918, यानी कि खातौली 1918 है, तो सबसे पहले खातौली का होने वाला है। कौन सा ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 नहीं, इसका मतलब यही आंसर सही है। 2 फिर 3 फिर 1 आएगा। बयाना का युद्ध बाद में होता, उसके बाद में खानवा का युद्ध होता है। तो ध्यान रखना, युद्ध का क्रम है 2 3 1, ठीक है ना, यह क्रम होना चाहिए। खातौली का युद्ध सबसे पहले, फिर गागरोन का युद्ध, फिर बयाना का युद्ध है, ठीक है। उसके बाद में बयाना ये भरतपुर वाला है, ठीक है ना, जो कि 1527 के अंदर लड़ा था, वो भी आपको ध्यान रखना भाई। 1526 या 26 भाई ना, ठीक है। चलते हैं आगे। 6ठा नंबर ऑप्शन है, कुंडा प्रांत के प्रणेता कौन थे? गोगाजी, पाबूजी, राव अजित सिंह जी, और या फिर राव मलिनाथ जी। कुंडा पंथ किसने चलाया था? तो ध्यान रखना, ये किसने चलाया था कुंडा पंथ किसने चलाया था? तो आपके राव मलिनाथ ने चलाया था भाई। राव मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। ये जोधपुर के महाराजा, जोधपुर से इनका, मारवाड़ से इनका संबंध था भाई,
मारवाड़ से इनका संबंध था, मारवाड़ से ये संबंध था, ये राजा थे वे। इन्होंने मालानी प्रदेश भी बसाया था, मालानी प्रदेश इन्हीं के नाम पर बसा हुआ है, ध्यान रखना। मालानी को ही इनका मुख्य क्रमस्थली भी बनाया था। पाबुजे जो कि कोलूमंड जो कि फलोदी जिले के अंदर पड़ता है भाई, फलोदी पहले जोधपुर पड़ता था लेकिन अभी। गोगा जी की ध्यान रखना, गोगा जी का जन्म है वो ददरेवा चुरू के अंदर हुआ था भाई, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा राव अजीत सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे भाई, कहां के थे, मारवाड़ के भाई, मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ के थे, ठीक है, मारवाड़ के अजीत सिंह, ठीक है। अब ये प्रश्न हो गया भाई, कुंडापद ध्यान रखना, बार बार पूछ रहा हूं भाई, कुंडापद किसने चलाया, राव मल्लीनाथ ने चलाया भाई। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार के सारंगी बजाई जाती है। क्या जोगिया सारंगी बजाई जाती है, सिंधी सारंगी बजाई जाते हैं, या फिर जड़ी की सारंगी, या फिर गुजरातन सारंगी, कौन सा होगा इसमें से। तो ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा कौन सी सारंगी बजाई जाती है। तो जोगिया सारंगी बजाई जाती है अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा, किस प्रकार की, तो जोगिया सारंगी, जोगिया सारंगी, जोगिया द्वारा जोगिया सारंगी, बस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाड़ौती का सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहां जाता है, कौन से मेले को, क्या रामदेवरा मेले को कहा जाता है, पर्वतसर मेले को कहा जाता है, पुष्कर मेले को कहा जाता है, या फिर चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। अब देखिए हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वो झालावाड़ के अंदर लगता है भाई, झालावाड़ के अंदर। और ये कब लगता है, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है भाई, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, यानी कि नवंबर के अंदर लगता है भाई। और ये कौन सा है, चंद्रभागा मेला भाई, चंद्रभागा मेला ध्यान होना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा नवंबर को लगता है और चंद्रभागा मेला लगता है। पुष्कर ये मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, यह भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। और यह भी नवंबर के अंदर। इसके अलावा जो पर्वतसर है ये नागौर के अंदर है, नागौर के अंदर ये मेला लगता है, पर्वतसर नागौर के अंदर, जो कि तेजा जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है। खन्नाल के अंदर है तेजा जी की तो जन्मस्थली, लेकिन यह भी पर्वतसर के अंदर बता भी मेला। रामदेवरा जो कि जैसलमेर जिले का है, पोखरण के अंदर भाई, पोखरण से 11 किलोमीटर दूर है, जो कि जैसलमेर, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना। और भाद्रपद माह में लगता है यह मेला, ध्यान रखना, भाद्रपद, यह भी आपको पता होना चाहिए। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से शुक्ला एकादशी तक है ना, तो यह भी पता होना चाहिए। तो चंद्रभागा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला। चलिए अगला 9th नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का क्या अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, या फिर गांव के समीप चक भूमि संलग्न, या फिर संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के छोड़ना, या फिर नहर द्वारा सिंचित भूमि। तो कौन सा प्रश्न इसका आंसर सही होगा, हकत बकत का क्या मतलब, हकत बहत का क्या अर्थ होगा। तो ध्यान रखना, ए ऑप्शन एकदम सही है। सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को क्या कहा जाता है, हकत बहत। ध्यान रखना, हकत बहत कहा जाता है उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि को, प्रकार है जो कि सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को हकत बहत कहा जाता है। 10वां प्रश्न, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, पहली बात तो मुंह के द्वारा बजाए जाते वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, सुसेर वाद्य यंत्र कहा जाता है, यानी कि फूंक मारकर। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, मतलब 3 है एक नहीं है, अलगोजा, सतारा, मशक और रवाज। वो कौन सा है जो कि सुशीर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में यह नहीं है, तो आपको बताना होगा, वो है रवाज। रवाज है वो, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा जो कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, राज्य वाद्य यंत्र है भाई, ठीक है। सतारा देखने में लगता है कि ये तत्ववादी होगा, लेकिन ये भी सुशीरवादी यंत्र है। मशक भी है, उसके अलावा पुंगी भी है, ध्यान रखना, पुंगी है, उसके अलावा शंख है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, बाकिया हो सकता है, बाकिया है, उसके अलावा सेनाई है, उसके अलावा बांसुरी है, ठीक है ना, ये सब। उसके अलावा कौन सा हो सकता है, तो ध्यान रखना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा करना है,
ठीक है, उसके अलावा करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तुरई है, ठीक है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, सुशीरवादी अंतर कौन सा नहीं है, रबाज नहीं है, रबाज नहीं है भैया, रबाज नहीं है, ध्यान रखना। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, हम इस क्लास के अंदर रिविजन से हिसाब से क्वेश्चन ले रहे हैं, ज्यादा गहराई के अंदर हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये क्लास बहुत लंबी छोड़ी हो जाएगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन कम टाइम के अंदर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? देखिए क्या 5 ना है, सोम कमला अंबा परियोजना है, जवाई परियोजना है, या फिर सिद्धमुख परियोजना है? कौन सी परियोजना है जो कि डूंगरपुर जिले के अंदर है? तो आप ध्यान रखना, डूंगरपुर जिले के अंदर कौन सी परियोजना है? सोम कमला अंबा परियोजना। ठीक है, अब देखिए एक और परियोजना आती है, सोम कागदर परियोजना, कई बार पूछी गई ये परियोजना है, सोम कागदर परियोजना, जो कि सोम नदी पर है, कहां पर? उदयपुर के अंदर। तो यह आपको पता होना चाहिए। एक सावन भादवा नाम से आती है, सावन भादवा परियोजना, सावन भादवा परियोजना, जो कि कहां पर है? कोटा के अंदर है। एक और है कोटा के अंदर, तकली परियोजना, और एक आप ध्यान रखना गरदडा परियोजना, जो कि बूंदी के अंदर भी है। ठीक है, बूंदी के अंदर। तो ये परियोजना आपको ध्यान होनी चाहिए, सोम कागदर उदयपुर, तकली परियोजना, सावन भादव परियोजना कोटा के अंदर, गरदडा बूंदी के अंदर, और सोम कमला अंबा परियोजना जो कि डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है ना, जवाई पाली के अंदर भी, सिद्धमुख आपके ध्यान रखना, चुरो हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में भाई, कौन से वाले? सिद्धमुख वाले, और पांचना करौली के अंदर बांध बना हुआ भाई। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा उपक्रम है वो भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? मतलब एक 3 है, एक नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांबर साल्स लिमिटेड सांबर, या फिर मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, या फिर श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर। तो ध्यान रखना, यही वो है जो कि भारत सरकार का नहीं है। 3 तो भारत सरकार का है, यानी कि ये तो भारत सरकार का है, कोटा वाला इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये तो भारत सरकार का है। सांबर साल्स वाला भारत सरकार का है। मॉडर्न बेकरी इंडिया लिमिटेड जयपुर वाला भी है, लेकिन ध्यान रखना गंगानगर वाला शुगर मिल्स वाला लिमिटेड वाला भारत सरकार का नहीं है, ये राजस्थान सरकार का है। तो ध्यान रखना, ठीक है, जो गंगानगर के अंदर लगाया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अब देखिए, क्या तमिलनाडु करता है, क्या गुजरात करता है, क्या राजस्थान करता है, क्या मध्य प्रदेश करता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो देखिए, राजस्थान अकेला जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जिप्सम का कौन सा? राजस्थान। और इसमें भी नागौर सबसे ज्यादा, बीकानेर है, नागौर है। ध्यान रखना, ये वाला क्षेत्र जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न, 14वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिएगा। देखिए, टंगस्टन, मैग्नीज, तांबा, सीसा जस्ता, सामने दे रखा है लीलवाली, देखिए लीलवानी, डेगाना, जावर माता, खेतड़ी सिंगाना। अब देखिए कौन सा सही होगा? तो ध्यान रखना, टंगस्टन, देखिए टंगस्टन सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है? तो टंगस्टन अपने मिलता है डेगाना के अंदर भाई। मैग्नीज जो कि बांसवाड़ा का लीलवानी क्षेत्र है। तांबा सबसे ज्यादा खेतड़ी झुंझुनू, उसके अलावा ना यहां पर मिलता है। और उसके अलावा जावर की खान जो कि राणा लाखा के समय मिलती थी सीसा जस्ता के लिए। तो देखिए पहले में भी होगा, यानी कि पहले में भी होगा, बाकी किसी में भी है ही नहीं, तो इसका मतलब सब गलत हो गए भाई। एक ही तो सही है, एक ही के अंदर, पहले के अंदर भी आ रहा है डेगाना, बी के अंदर ए ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है फिर तीसरे में, और फिर सही, एकदम सही है। ध्यान रखना, टंगस्टन सबसे ज्यादा डेगाना, मैग्नीज सबसे ज्यादा लीलवानी, ये आपको ध्यान रखना, ये बांसवाड़ा के अंदर है, ये बांसवाड़ा के अंदर है। डेगाना नागौर के अंदर है, ठीक है। जावर माता उदयपुर के अंदर है, और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू के अंदर है। लेकिन अभी निमका थाना भाई, ठीक है ना, ये निमका थाना भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, टंगस्टन, डेगाना, मैग्नीज, लीलवानी,
तांबा खेतड़ी सिंगाना, सीसा जस्ता जावर माला खान है, ठीक है ना। उसके अलावा सीसा जस्ता का जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो कारखाना लगा हुआ है वो देबारी के अंदर लगा हुआ है। देबारी के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो भारत सरकार का कारखाना जो कि देबारी गांव के अंदर लगा हुआ है। कहां पर? देबारी के अंदर। किसका? सीसा जस्ता का कारखाना लगा हुआ है। उसके अलावा जो सीसा जस्ता का जो अयस्क मिलता है उसका चांदी भी इसके साथ में मिलती है। जो इसका अयस्क होता है उसको गेलेना बोलते हैं भाई, गेलेना। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, गेलेना, ठीक है। उसके अलावा सीसा जस्ता भीलवाड़ा की रामपुरा आगूचा है, गुलाबपुरा आगूचा है, ये भी ध्यान रखना आप। किशोरी गुड़ादास जो कि अलवर की खान है वो भी प्रसिद्ध है। चौथ का बरोड़ा वहां पर से भी मिलता है सीसा जस्ता, तो ये भी ध्यान रखना। चौथ का बरोड़ा जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है। 15वां प्रश्न देखिए, कोमलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित पठार है, कौन सा पठार है? तो देखिए मेसा का पठार है, या फिर उड़िया का पठार है, या फिर भोराट का पठार है, या फिर छप्पन का पठार है। तो ध्यान रखना कोमलगढ़ जो कि राजसमंद के अंदर पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है, जो कि गोकुंदा है वो उदयपुर है। इन दोनों के मध्य जो पठार पड़ता है उस पठार का नाम है भोराट का पठार। कई बार पूछा गया सवाल है भाई। उड़िया का पठार ध्यान रखना सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है भाई, सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। छप्पन का मैदान तो ध्यान रखना, छप्पन का मैदान तो बांसवाड़ा के अंदर है, लेकिन छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर है, ठीक है ना। मैसा पर्वत के ऊपर ध्यान रखना चित्तौड़ का किला बना हुआ है, यह भी ध्यान रखना। ध्यान रखना छप्पन का मैदान पूछे तो बांसवाड़ा है, छप्पन की पहाड़ियां पूछे तो बाड़मेर है। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्र है जो अर्ध शुष्क के अंदर आता है? अब देखिए, क्या उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है? जालोर, पाले, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू आता है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदे, बारा आता है? या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू आता है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है लगभग कितने प्रतिशत? 5 भागों में जो जलवायु भागों को बांटा गया। एक तो शुष्क, फिर अर्ध शुष्क है ना, फिर आगे अरावली वाला क्षेत्र है। लेकिन अपने तो ये देखिए शुष्क और अर्ध शुष्क वाले में पूछा है। अब शुष्क वाला जो जैसलमेर वाला एरिया है, जैसलमेर है, बीकानेर का कुछ हिस्सा है ना, तो वो है। बाड़मेर अर्ध शुष्क में नहीं है, लेकिन अर्ध शुष्क वाला वो क्षेत्र है, बाड़मेर है, जोधपुर है, ये क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब देखिए, पहला तो उदयपुर, डूंगरपुर, ये तो डूंगरपुर वगैरह बांसवाड़ा तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि हमारा तो सिर्फ अर्ध शुष्क वाले में ही पूछ रहा है, ठीक है ना, वहां तो हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, जलवायु के प्रदेश की बात कर रहा भाई, शुष्क, अर्ध शुष्क है ना, उपाद्र, अति आर्द्र, आर्द्र है ना। तो हमें सिर्फ अब देखिए जालोर वाला क्षेत्र आता है, पाली आता है, जोधपुर आता है, नागौर आता है, सीकर आता है, झुंझुनू आता है, ये एकदम सही है। जबकि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये कोटा, बूंदी नहीं आते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू ये भी नहीं आते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा आते भाई। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला क्षेत्र कुछ देखिए, बीकानेर का क्षेत्र ध्यान है, आपको पता होगा शुष्क क्षेत्र में भी आता है। चूरू वाला क्षेत्र भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर आता है शुष्क के अंदर, बाकी वाला अर्धशुष्क के अंदर आता है। अब देखिए, जो स्टेपी, एक दो प्रश्न आते हैं, एक तो स्टेपी है और एक है आपके सवाना। सवाना तो आपको हाड़ौती वाले क्षेत्र में मिलेगी वनस्पति, ठीक है, और स्टेपी वाले ये मिलेगी आपको, ये मारवाड़ वाले या फिर अर्धशुष्क क्षेत्र में, अर्धशुष्क क्षेत्र में, या फिर ये मिलेगी अति आर्द्र। अति आर्द्र कर लो या फिर अति आर्द्र कर लो, या हाड़ौती वाला प्रदेश कर दो, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेपी ध्यान रखना अर्ध शुष्क में आते हैं। अब आपको याद ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ये आधा स लिख रखा है, इसका मतलब यहां पर भी आधा लिख रखा है, स आधा है, इसका मतलब अर्ध शुष्क, ठीक है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये सेकंड वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि अर्ध शुष्क वनस्पति यहीं पर मिलती है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश यही कहलाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 17वां प्रश्न, देखिए राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की किस वर्ष में स्थापना हुए थे या स्थापित हुआ था? क्या 1972 में हुए, 2019 में, 1983 में, या फिर 1996 में? कब हुए थे? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना
1983 के अंदर होती है। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? 1983 के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल, नीम। प्रश्न सरल है लेकिन ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। देखिए तो इसको सबको पता होगा, खेजड़ी और रोहिड़ा है राजस्थान का राज्य फूल, है ना, रोहिड़ा का फूल। तो इन दोनों को ध्यान रखना, 1983 के अंदर, सॉरी 1983 के अंदर इन दोनों को क्या कर दिया था? राज्य वृक्ष और राज्य फूल का दर्जा दे दिया था। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिए 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? क्या यह जयपुर में है या फिर जोधपुर में है या फिर कोटा में है या फिर अजमेर में है? तो कहां पर है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंदर कहां पर बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, यह अजमेर के अंदर बना हुआ है, अजमेर के अंदर बना हुआ है। 20वां प्रश्न, दादू पंत की प्रमुख पेट स्थित है? क्या यह आमेर में है, क्या यह नरेना में है, क्या मंडोर में है, क्या फिर करौली में है? तो ध्यान रखना, यह पेट कहां पर है? ना तो आमेर में है, ना नरेना में है, ना मंडोर में है, ना करौली में है। तो ध्यान रखना ये नरेना के अंदर है। और ध्यान रखना, जब भी दादू जी अहमदाबाद से राजस्थान आते हैं तो प्रथम बार तो यहां पर रुके थे, प्रथम बार यहां पर रहते, लेकिन बाद में इनकी मुख्य पीठ यहां पर है, बाद में यहां रहने लगे और मुख्य पीठ जीवन भर। एक प्रश्न आता है, जीवन भर दादू जी के वो एक क्या नाम है, दादू जी के शिष्य थे जिनके जो जीवन भर क्या रहते, दूल्हे के वेश में रहते शिष्य थे, जिसका नाम था रज्जब जी, जो कि दूल्हे के वेश में रहते जीवन भर। ठीक है ना, इनके जो शिष्य है उनको 52 स्तंभ भी कहा जाता है। इनकी वाणी की क्या होती है? पूजा होती है। ठीक है, इनके जो मुख्य वो क्या है, मुख्य पीठ है, उनको अलख दरीबा भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, अलख दरीबा भी कहा जाता है। इनकी वाणी, इनके जो ये लिखे गए हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इनके जो भी उपदेश लिखे हैं वो ध्यान रखना ढूंढाड़ी भाषा में लिखे हैं, ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए। रजब जी दूल्हे के वेश में वाणी की पूजा, 52 स्तंभ कहलाते हैं इनके शिष्य, ये आपको पता होना चाहिए भी। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? क्या विजय सिंह पथिक थे, केसरी सिंह बारट थे, जमुना लाल बजाज थे, अर्जुन लाल सेठी थे? तो ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरणों के अंदर चला था। प्रथम चरण जो कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में चला था। सेकंड वाला चला था यही व्यक्ति, क्या नाम थे? विजय सिंह पथिक। और जो तीसरा चरण चला था वो हरिभाऊ उपाध्याय था। पहले हालांकि महात्मा गांधी ने जमुनालाल बजाज को भेजा था, जमुनालाल बजाज ने इनको कहा था, लेकिन तब तक ये विजय सिंह पथिक जा चुके थे। हरिभाऊ उपाध्याय, ध्यान रखना यही थे बागडोर समाना वाले। और इस प्रश्न का आंसर है विजय सिंह पथिक। केसरी सिंह बारट के बारे में तो आपको पता होगा, 1903 के अंदर क्या होता है, इन्होंने महाराजा फतेह सिंह जो कि मेवाड़ के थे उनको 13 सोटे या फिर दोहे लिख के दिए थे। तब ये दिल्ली दरबार के अंदर लॉर्ड कर्जन का लगा हुआ था। कर्जन के दरबार में, लॉर्ड कर्जन का जो दिल्ली दरबार था उसके अंदर शामिल नहीं हुए थे, दिल्ली दरबार के अंदर। ठीक है, किसने लिखे दे रहे? केसरी सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट जो कि कहां जन्म होता है इनका? शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, जयपुर वाला नहीं है भाई, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म होता है। और ये केसरी सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1903 के अंदर फतेह सिंह जो कि मेवाड़ के राजा, जिनको 13 सोटे दिए थे, वो सुन के, यानी कि वो चेतावनी का चुंगटिया नाम से दिए थे, जो कि फिर बाद में दिल्ली दरबार में नहीं गए थे फतेह सिंह जी। उसके अलावा प्रताप चरित्र भी किसने लिखे? केसरी सिंह बारट ने लिखे। 3 चरण के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है। ध्यान रखना, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल इसी आंदोलन से संबंधित थे। और यह भी ध्यान रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी इन्हीं के बैठा था, यह भी आपको पता होना चाहिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी बैठा था। चलें आगे, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में
किया जाता है। क्या मेवाड़ में किया जाता है, या फिर हाड़ौती में किया जाता है, या फिर वांगड़ में किया जाता है, या फिर शेखावटी में किया जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, गीदड़ नृत्य अपने शेखावटी के अंदर किया जाता है। मेवाड़ के अंदर गंवरी नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना, गंवरी नृत्य, ठीक है ना, प्रसिद्ध नृत्य है भाई। गीदड़ नृत्य के अलावा शेखावटी के अंदर चंग नृत्य भी किया जाता है। चंग नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़े भी किया जाता है। कच्चे घोड़े भी किया जाता है। उसके अलावा ये गीदड़ नृत्य है, गीदड़ नृत्य भी किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चंग नृत्य, कच्चे घोड़े, गीदड़ नृत्य। कच्ची घोड़ी एक व्यवसायिक नृत्य है, ये भी ध्यान रखना, व्यवसायिक नृत्य है ना, व्यवसायिक नृत्य, आप ध्यान रखना ना भाई। कहां गया ये रहा। अगला प्रश्न देखिए, देलवाड़ा के जैन मंदिरों में निर्माण निम्नलिखित में से करवाया था। क्या नेमिनाथ ने कराया था, विमल शाह ने करवाया था, या फिर आदिनाथ ने कराया, या फिर भीम शाह ने करवाया था? तो अब बताइए किसने कराया था। तो ध्यान रखना, ये मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। ये चालुक्य वंश के थे, चालुक्य वंश के जैन मंदिर भैया ना, चालुक्य वंश के, चालुक्य वंश का शासक था भीमसेन है ना, उनका ही मंत्री था ये। चालुक्य वंश, चालुक्य बोल दो या सोलंकी परंपरा बोल दो, या फिर सोलंकी कला का उदाहरण है भाई, सोलंकी कला है ना। तो ये ध्यान रखना, जैन मंदिर जो है कहां पर, दिलवाड़ा, जो कि सिरोही के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना हो। तो सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर ये मंदिर है। ध्यान रखना, यहां पर 5 मंदिर समूह है, अलग अलग 5 मंदिर बने हुए हैं। विमल शाह ने मंदिर का निर्माण कराया, जो दिलवाड़ा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, विमल शाह ने करवाया था। 24वां ध्यान रखें, कानड़ दे परमन नामक काव्य का लेखक है। क्या पदम नाम है, वीरवाहन है, भट्ट जगजीवन है, या पंडित जीवाधर है? मैं आपको फिर बता दूं, हमारी ये क्लास रिवीजन क्लास चल रही है। अगर इसका डिटेल से वर्णन है देखना चाहते हैं तो आप अलग से वीडियो डाल रखे भाई, वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। यहां पर सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर ही देख रहे हैं भाई, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हम उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बन रहे हैं तो भी उसको भी देख रहे हैं, नहीं तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी और फिर क्वेश्चन या फिर इसका एमसीक्यू सीरीज का कोई मतलब ही नहीं रहने वाला है, क्लास लंबी खींच जाएगी भाई। इसमें सिर्फ देखिए कानड़ दे परमन जो कि किसने लिखा था, तो ध्यान रखना पदम नाम ने लिखा है। और इसके अंदर क्या है, जो कि कानड़ दे जो कहां का शासक है, ध्यान रखना, कानड़ दे जो कानड़ दे है ये कहां का शासक है, ये जालोर का शासक है भाई, जालोर का शासक है। और इसके सामने कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये कहां का शासक है, ये दिल्ली का शासक है। इन दोनों के बीच के संघर्ष का वर्णन है भाई, दिल्ली का शासक था भाई, और इन दोनों के बीच के संघर्ष का वर्णन है किसके अंदर कर रखा संघर्ष का वर्णन, तो ध्यान रखना कानड़ दे प्रबंध के अंदर। कौन कर रहा है, पदम नाम कर रहा है, ठीक है। चलें आगे। 25वां प्रश्न, 84 खंभों की छतरी स्थित है कोटा में, झालावाड़ के अंदर, बूंदी के अंदर और सवाई माधोपुर के अंदर। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, 84 खंभों की छतरी यहां पर है। उसके अलावा देखिए जो 80 खंभों की छतरी है वो है आपके कहां पर, अलवर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी है, 80 खंभों की तो ये हो गई, 84 खंभों की ये हो गई। एक कुत्ते की छतरी बनी हुई है, कुत्ते की छतरी बनी हुई है, ये कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा वो मुसी महारानी की छतरी है, ये बूंदी के अंदर है। और एक आपके 80 खंभों की हो गई, एक 84 खंभों की छतरी, सॉरी ठीक है, झालावाड़ के अंदर है, नहीं कोटा के अंदर कोई छतरी नहीं है भाई। 26वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब कौन सा वो दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्या कोमलगढ़ आता है, नाहरगढ़ आता है, रणथंभौर आता है, या फिर गागरोन आता है। तो राजस्थान का 2 दुर्ग आते हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ भी आता है भाई, ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ भी आता है। ये तो गंभीरी और एक कौन सी है नदी,
गंभीरी नदी है और एक और नदी है भाई चित्तौड़गढ़, और एक आता है गागरोन, गागरोन जो कि आपके आऊ काली सिंध, काली सिंध, काली सील है या काली सिंध है भैया ना। और यहां पर है बेड़च भैया, बेड़च, ठीक है। तो बेड़च वो गंभीरी के किनारे तो बचा हुआ चित्तौड़, और गागरोन आऊ वो काली सिंध। तो ध्यान रखना गागरोन दुर्ग भी, गढ़ गागरोन, ठीक है। ये सब वन दुर्ग के अंदर श्रेणी में आते भाई। रणथंभौर जो वो दुर्ग अभी आगे प्रश्न आएगा अभी। 27वां क्वेश्चन देखिए, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी पद्मिनी ने कराया, रानी नाथावती ने कराया, या रानी विद्या देवी ने कराया, या रानी गायत्री ने कराया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है रानी नाथावती ने निर्माण किसका कराया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना आभा नेरी की बावड़ियां, एक प्रश्न आता है बार बार, आभा नेरी की बावड़ियां, आभा नेरी की बावड़ी, ये बावड़ियां कहां पर है? तो ध्यान रखना ये दौसा के अंदर भी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रानी जी की बावड़ी का जिसका निर्माण रानी नाथावती ने कराया। एक 84 खंभों की छतरी जगन्नाथ कच्छावा की भी है। ध्यान रखना 84 खंभों की छतरी जगन्नाथ कच्छावा की, जो कि मंडल भीलवाड़ा के अंदर भी बनी हुई है, मंडल भीलवाड़ा के अंदर। तो ध्यान रखना ये भी आपको। अगला देखिए 28वां प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है कितनी है? कि 9 थी, 12 थी, 15 थी, 18 थी? तो ध्यान रखना मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के उनकी व्यवस्था करने के लिए अकबर द्वारा कुछ गांव उनको दिए गए थे व्यवस्था के लिए, उनकी संख्या 18 है। कितनी? 18 थी भाई, 18 गांव थे जिनको उनको दिए गए कि आप इनके जितना भी राजस्व एकता होता है उन सबको कहां पर लगा दीजिए? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। 29वां प्रश्न देखिए, तिवारा कर, ध्यान रखिएगा तिवारा कर वसूला जाता था, किससे वसूला जाता था? औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, या फिर कृषि उत्पादों पर? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? तो ध्यान रखना तिवारा कर दिवाली और होली जैसे पर्वों पर क्या करते थे? वसूला जाता था। दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर तिवारा कर वसूला जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? क्या बनेड़ा था, कानोड़ा था, तिहाड़ था, या फिर बेदला था? तो ध्यान रखना नाथ द्वारा का जो मूल नाम था वो क्या था? सिहाड़ था भाई। नाथ द्वारा का मूल नाम सिहाड़ था, नाथ द्वारा का मूल नाम सिहाड़ था भाई, याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 31वां क्वेश्चन देखिए, 1734 ईस्वी में आहूत यानी कि बुलाया गया किसको? हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 1734 में। हुड़ा सम्मेलन कब हुआ? 1734 के अंदर होता है। इसको बुलाया गया तो इसकी अध्यक्षता किसने की? क्या सवाई सिंह जयसिंह ने की थी, या फिर जोरावर सिंह ने की, या फिर दुर्जन साल ने की, या फिर जगत सिंह ने की थी? तो इस हुड़ा सम्मेलन का पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना, ये हुड़ा नामक स्थान कहां पर है? तो भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर कब हुआ था? 1734 के अंदर हुआ, ठीक है। और यह सम्मेलन की अध्यक्षता आपके जगत सिंह ने की थी, और जगत सिंह में भी जगत सिंह सेकंड है भाई, ध्यान रखना। जगत सिंह सेकंड ने किसकी अध्यक्षता की थी? यह की थी हुड़ा नामक सम्मेलन की अध्यक्षता की। देखिए 32वां प्रश्न, मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है भाई हाड़ौती पठार में, भोराट के पठार में, या फिर अरावली पहाड़ियों में, या फिर छप्पन के मैदान में? बताइए मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है कहां पर है? तो मुकुंदरा हिल्स आपको पढ़ा होगा है ना, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो कि हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर मिलती है। तो ध्यान रखना हाड़ौती पठार के अंदर मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है। बोराट का पठार तो हम अभी भटका है, कुमलगढ़ और कहां से कहां तक? कुमलगढ़, और कुमलगढ़ जो कि गोकुंदा तक, कुमलगढ़ जो कि राजसमंद और गोकुंदा जो कि उदयपुर के मध्य बसा हुआ बोराट का पठार, ठीक है। बाकी छप्पन का मैदान पूछ रहा है, ये बांसवाड़ा वाला भाई। 33वां प्रश्न, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया? क्या उदयपुर के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए, डूंगरपुर के लिए, या राजसमंद के लिए? तो किसके लिए किया गया था? अबे ये प्रश्न हम पढ़ के आए थे, सोम कमला अंबा परियोजना जो कि डूंगरपुर जिले के लिए किया गया भी। अगला प्रश्न 34वां,
किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? ध्यान रखना, जैसे टाइलें बनाई जाती हैं, जैसे सीमेंट की चादरें बनाई जाती हैं, फिल्टर्स, बॉयलर्स बनाए जाते हैं, क्या वो फेल्सपार है, डोलोमाइट है, एस्बेस्टोस है या फिर वोलेस्टोनाइट है? वो कौन सा खनिज है भाई? तो ध्यान रखना, वो खनिज है आपके एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जिसका उत्पादन अजमेर में भी है और डूंगरपुर वाले क्षेत्र में भी है, तो ध्यान रखना अजमेर है, डूंगरपुर है। फेल्सपार का उत्पादन ही डूंगरपुर वगैरह में होता है। वोलेस्टोनाइट, इसके अंदर राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। राजस्थान का एकाधिकार है भैया, राजस्थान का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब है इसका उत्पादन केवल राजस्थान सबसे ज्यादा करता है, अकेला। ठीक है, अकेला इसके ऊपर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 35वां प्रश्न। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? यह राज्य सरकार का प्लांट है या फिर इसका आप बोल सकते हो राजस्थान का है, ठीक है ना प्लांट। तो देखिए यहां पर 1968 से स्टार्ट हो गए थे। चुकंदर से चीनी बनाना कब स्टार्ट हुआ? तो 1968 में या फिर 1967 में या फिर 1963 में या फिर 1969 में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का आंसर होगा 1968। 1968 के अंदर गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड चुकंदर से चीनी बनाना प्रारंभ कर दिया था। 36वां प्रश्न देखिए, सोनाड़ी नस्ल जो कि भेड़ की नस्ल है, राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? क्या पाली में मिलती है, नागौर में मिलते हैं, या सिरोही में मिलते हैं, या उदयपुर में मिलते हैं? अब देखिए सोनाड़ी नस्ल है, वो भेड़ की नस्ल है। इसकी एक विशेषता यह है कि ये भेड़ चरती है, जब इसके कान है, वो कान है, जो कान जमीन को स्पर्श करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं भाई, जमीन को स्पर्श करते हैं। इसकी एक ये विशेषता है भाई, ध्यान रखना, कान है वो जमीन को स्पर्श करते हैं सोनाड़ी नस्ल के जो भेड़ है। और ये भेड़ कहां पर मिलती है सबसे ज्यादा? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा भेड़ मिलती है सोनाड़ी नस्ल। ठीक है, उसके अलावा पुंगल है, बीकानेर के अंदर है, मारवाड़ी नस्ल जिसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, क्या होती है उसके क्या बोलते हैं, रोग निरोधक क्षमता। रोग निरोधक क्षमता सबसे ज्यादा मारवाड़ी नस्ल की है, जबकि सबसे ज्यादा ऊन देने में सबसे ज्यादा माने तो वो है जैसलमेरी। लेकिन सबसे बढ़िया ऊन जो बढ़िया रेशे वाली देती है वो देती है चोकला। चोकला जो कि भारत की मेरिनो कहलाती है, और ये मिलती है शेखावटी में, शेखावटी में, भारत की मेरिनो। ठीक है ना, इससे ग्लेशियर वगैरह बनाए जाते भाई, मेरिनो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कहां मिलती है? चोकला आपके शेखावटी के अंदर। 33वां प्रश्न, थार पारकर किस पशु की नस्ल है? क्या गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, या फिर भेड़ की है? तो थार पारकर आपको बता दे ये नस्ल है गाय की। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये 2 जिलों के अंदर मिलती है, एक तो जैसलमेर है और एक बाड़मेर है, और अभी एक नया जिला और बन चुका है, बालोतरा। ठीक है, लेकिन कांकरेज है वो बाड़मेर है। ठीक है ना, कांकरेज जैसलमेर के अंदर नहीं मिलती, ये ध्यान रखना, बाड़मेर जालोर वाला क्षेत्र है। ठीक है, 38वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो ध्यान रखना, क्या अविकानगर टोंक में है, जोड़बेड़ बीकानेर में है, तबीजी अजमेर के अंदर है, या फिर दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है? तो ध्यान रखिए, जोड़बेड़ के अंदर क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भाई, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है। तबीजी के अंदर राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, मसाला अनुसंधान केंद्र अभी कहां पर? तबीजी अजमेर के अंदर। तो ये दोनों पता होना चाहिए। लेकिन अविकानगर टोंक के अंदर क्या है? केंद्रीय भेड़ है ऊन अनुसंधान संस्थान है, ये ध्यान रखना, अविकानगर टोंक के अंदर है। उसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, ऊन मंडी, तो ये बीकानेर के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड ये कहां पर है? तो ये जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। ऊन मिल कहां पर है? ऊन मिल, तो ध्यान रखना, ये बीकानेर के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना, चले आगे, अगला प्रश्न देखिए, 39वां प्रश्न,
मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना है। प्रस्ताव इतनी बजे हो चुका है और ये कहां पर है? जोधपुर में है, पाली में है, या फिर बाड़मेर में, या फिर उदयपुर में? कहां पर है? तो ध्यान रखना, ये आपके जोधपुर के अंदर बना है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ के राज्य में क्या पद दिया गया? सेनापति का दिया, हाकिम का दिया, या फिर प्रधान का दिया, या फिर मनसबदार का दिया? देखिए, दुर्गादास को जो अजीत सिंह के समय, वैसे तो दुर्गादास ने ये जोधपुर के सालवा गांव के आसकरण के पुत्र थे, और इन्होंने किसके समय काम किया था? जसवंत सिंह के इन्होंने समय काम किया था। जसवंत सिंह के ये मंत्री थे भाई, जसवंत सिंह के ये मंत्री थे। इनकी मृत्यु हो जाती तब ये अजीत सिंह को क्या बनाए थे? अजीत सिंह को राजा बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ये राजा तब बनते हैं तब इनको यहां से देश निकाला दे देते हैं, देश निकाला दे देते हैं, और ये वापस वहां चले जाते हैं। कहां पर? मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ के अंदर इनको हाकिम का पद दिया जाता है, हाकिम का पद दिया जाता है। और इनकी जो दुर्गादास की जो छत्री है वो उज्जैन के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना, उज्जैन के अंदर इनकी छत्री है, छत्री उज्जैन में इनकी छत्री है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, मेवाड़ के अंदर इनको हाकिम का पद दिया गया। 41वां प्रश्न देखिए, अटपटे पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़ और आमेर? तो ध्यान रखना, अटपटी पगड़ी है वो आपके मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। मेवाड़ चित्रशैली का ध्यान रखना, एक सबसे पहला चित्र बना था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र, यह सबसे पहले चित्र बना था भाई, ये सबसे पहले चित्र बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कदम वृक्ष का प्रयोग भी इसी शैली के अंदर हुआ था, कदम वृक्ष, ठीक है ना, कदम वृक्ष का प्रयोग हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अटपटी पगड़ी को देखने का यही मिलता है, ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर जो चित्रशिला की जो जननी कहा जाता है, यहीं से इनकी शुरुआत होती है, तो ये भी ध्यान रखना, सबसे प्राचीन भी मान सकते हैं मेवाड़ चित्रशैली को। हाँ, जुते हुए खेत या फिर जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनवाली से, या फिर हड़प्पा से? तो ध्यान रखना ये कहां से मिला है, और ध्यान रखना इसकी सबसे पहले खोज एलपी टेसीटोरी ने सबसे पहले बताया था, लेकिन इसकी खोज है वो अमलानंद घोष ने, जो कि 1953 के अंदर की थी, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही आंसर कालीबंगा है, और अमलानंद घोष ने 1953 में इसका सबसे पहले खोज की थी, अमलानंद घोष, ठीक है। उसके अलावा बीके थापर, बीबी लाल, एमडी खरे, इन्होंने 1961 से 1969 के मध्य क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था, लेकिन सबसे पहले एलपी टेसीटोरी ने इसके बारे में बताया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बनवाली जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है भाई, हरियाणा के अंदर, मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों पाकिस्तान के अंदर है। चलिए 43वां प्रश्न, मानगढ़ नरसार किस वर्ष में हुआ था? क्या 1911 में होता, 1912 के अंदर हुआ, 1913 के अंदर हुआ, या फिर 1914 के अंदर हुआ? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? और ये मानगढ़ कौन सा वाला है? मानगढ़ जैसलमेर वाला नहीं है, ये मानगढ़ बांसवाड़ा वाला है भी, बांसवाड़ा वाला है। कब हुई ये घटना? ध्यान रखना, ये 1913 के अंदर हुई थी घटना। 17 नवंबर 1913 के अंदर कौन थे? 17 नवंबर 1973 को कौन थे? क्या नाम था उनका? गोविंद गुरु, ठीक है ना, मुझे अभी याद आ गया उसका नाम, क्या नाम, भोगीलाल पांडे याद आ गया, जो वो का नाम था गोविंद गुरु भाई, गोविंद गुरु के नेतृत्व में यहां पर करीबन कितने 1500 भील इकट्ठे हो रखे थे, और यहां पर क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे, सम्मेलन हो रहा था। किसका? इसका 1913 के अंदर ही जो संघ सभा की स्थापना की थी, उसी का अधिवेशन आयोजित हो रहा था, संघ सभा जो कि 1883 के अंदर स्थापना होती है, उसी का यहाँ पर अधिवेशन चल रहा था। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई गई, और यहाँ पर लगभग 1500 के आसपास यहाँ पर भील के मारे जाने की खबर है, और यहाँ पर मर चुके, इतना यहाँ पर शहीद हो चुके थे। और अब क्या है, अब यहाँ पर ऐसा है 1500 भील मार गए, लेकिन इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड,
इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है भाई, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1913, 17 नवंबर 1913 घटना याद रखिएगा, 17 नवंबर 1913 को घटना है। गोविंद गुरु 1500 के आगति पागति आप मान सकते हैं, भील शहीद हो चुके थे और शहीद हो गए थे, तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसे कहा जाता है। अगला देखिए 44वां प्रश्न, बनी ठनी चित्र किस शैली का है? क्या मेवाड़ का है, बूंदी का है, बीकानेर का है या फिर किशनगढ़ का है? तो देखिए बनी ठनी ये आपके सावंत सिंह की रानी थी, सावंत सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था विष्णुप्रिया, ठीक है। और इन्हीं का चित्र बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद ने, मोर ध्वज निहाल चंद ने इसका चित्रण बनाया था। और यह चित्र बनाया था बनी ठनी। कौन सा बनाया था? क्या है इसका, ये बनी ठनी बनाया था। और ध्यान रखना बनी ठनी बनाया था, इसका ऊपर आपको पता होगा 1973 के अंदर डाक टिकट भी जारी किया था। और इसको सबसे ज्यादा प्रकाशन में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को जाता है। एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा भी कहा था भाई, भारत की मोनालिसा भी कहा बनी ठनी को। 1973 के अंदर डाक टिकट जारी, मोर ध्वज निहाल चंद ने इस चित्र को बनाया था। किशनगढ़ शैली से यह संबंधित थी। सावंत सिंह की रानी प्रिय रानी यानी कि विष्णु प्रिया का चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के काल का शरण काल कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के कालक्रम में इसका विकास हुआ, इन्हीं के कार्यकाल जो सबसे इसका शरण काल कहा जाता है। 45वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? यानी कि वो राजस्थान सिर्फ क्या करता है, एकाधिकार रखता है। वो कौन से खनिज है? तो देखिए सीसा जस्ता, हाँ देखिए सीसा जस्ता, क्या इसके अंदर राजस्थान का एकाधिकार है? क्या ताम्र इसके अंदर है? क्या वोलेस्टोनाइट के अंदर है? क्या सेलेनाइट के अंदर है? तो अब आपको बताना होगा क्या इसके अंदर अस है, अब है या फिर अब स है या फिर अस द है। तो ध्यान रखना सीसा इसके अंदर राजस्थान का एकाधिकार है, लेकिन वोलेस्टोनाइट के अंदर मैं अभी बताता इसके अंदर भी है, सेलेनाइट यानी कि जिप्सम इसके अंदर भी है, लेकिन तांबे इसके अंदर इतना एकाधिकार नहीं है जितने ये उत्पादन होते हैं। तांबर उत्पादन के अंदर भारत के अलग राज्य भी है जिसके अंदर राजस्थान से भी ज्यादा उत्पादन करते हैं। इसका मतलब असद होगा, इसका मतलब ये रहा, यानी कि तांबा उत्पादन यहां पर होता है लेकिन इतना भी उत्पादन नहीं होता है जिसके कारण कि राजस्थान का पूरा एकाधिकार हो। तो असद होगा। सीसा एवं जस्ता ऐसक, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, ये तीन है जो राजस्थान इसके ऊपर क्या रखता है, एकाधिकार रखता है। सीसा जस्ता की मैंने अभी बताई थी। भीलवाड़ा के अंदर रामपुरा आगुचा, गुलापुरा आगुचा, उसके अलावा जो राजसमंद के अंदर है सिंधेसर कला है, सिंधेसर खुर्द है, और राजपुरा दरीबा है जो राजसमंद के अंदर है। उसके अलावा जो किशोरी गुडादास है जो कि अलवर के अंदर है, यहां से भी सीसा जस्ता मिलता है। उसके अलावा चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर, वहां से भी क्या मिलता है, सीसा जस्ता मिलता है। 40% राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्या मोहनलाल सुखाड़िया को जाना जाता है, हीरालाल शास्त्री को जाना जाता है, जयनारायण व्यास को जाना जाता है या फिर हरदेव जोशी को जाना जाता है? तो ध्यान रखना जयनारायण व्यास को क्या जाना जाता है, लोकनायक। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ला तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो देखिए चैत्र शुक्ल तृतीया को तो गणगौर है भाई, गणगौर है, ठीक है। ये कौन सी थी? कजली तिथि। तो कजली तीज ध्यान रखना। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, इसी को क्या कहा जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को तो छोटी तीज आती है। छोटी तीज यानी कि जयपुर की है यह प्रसिद्ध, और जयपुर की तीज की सवारी भी प्रसिद्ध है। और ये इसी को कहते हैं बड़े तेज। क्या कहते हैं? बड़े तेज यानी कि सातोड़ी तीज। तो ये ध्यान रखना, सातोड़ी तेज, बड़ी तेज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। कजली तीज जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है, कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है भाई, बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, जबकि श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटे तीज, जयपुर की सवारी तीज की प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बड़ी तीज, सातोड़ी तीज, बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। चलो आगे। अगला देखिए 48वां प्रश्न है, किस दुर्ग को राजस्थान में अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो देखिए चित्तौड़ है,
कुमलगढ़ है या फिर मेहरानगढ़ है या फिर रणथंभौर है। कुमलगढ़ दुर्ग के बारे में तो अबुल फजल ने कहा था कि भाई हम नीचे से अगर कुमलगढ़ दुर्ग के ऊपर देखें तो फिर अगर कोई किसी के सर पे अगर पगड़ी पहनी हुई हो तो वो पगड़ी तक नीचे गिर जाती है, जबकि ये रणथंभौर दुर्ग ऐसा है जिसके बारे में कहा था कि ये दुर्ग इस तरीके से पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि दुश्मन सेना के लिए एक अभेद दुर्ग है, जिसके कारण ये पूरी तरह से अरावली पर्वतमालाओं से बख्तरबंद हो रखा है। इस दुर्ग पर आसानी से अगर कोई दुश्मन चाह कर भी हमला नहीं कर सकते हैं। वो दुर्ग है रणथंभौर, जो कि बख्तरबंद है। अबुल फजल ने कहा था भाई, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न, CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सिरी स्थित है लखनऊ में, पिलानी में, अजमेर में, नई दिल्ली में। तो ये कहां पर है सिरी, यानी कि बिट्स यानी कि बिट्स पिलानी, जो कि झुंझुनू के अंदर स्थित है। झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू के अंदर बिट्स पिलानी स्थित है भाई। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट से, नगरी से, रेड से या फिर नगर से? कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, नगर से तो मालो प्रदेश के सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। यहां से बेराट से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। नगरी टोंक, ये नगर टोंक है भैया, ये नगरी मध्यमिका है और ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और ये नगर वाला है, ये टोंक के अंदर है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, नगरी चित्तौड़गढ़ से हमने मिले हैं मिनेंडर के 16 सिक्के, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थे अपने प्रश्न, कंप्लीट हुए पूरे प्रश्न। 50 प्रश्न हमने आज करने की कोशिश की है। आगे भी अपनी क्लासें ऐसे ही लगातार आने वाली हैं, तो आप इन क्लासों को भरपूर देखिएगा, फायदा उठेगा। एग्जाम से पहले इन क्लासों को देख के जाइएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आप जरूर इन क्वेश्चनों को देख के जाइएगा। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही दमदार यानी टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए या फिर पूरी क्लास को देखने के लिए।